हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12th की आरओ भाग 2 बुक का पार्ट 6। इस पार्ट में हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का नाम है उषा, जिसे लिखा है शमशेर बहादुर सिंह जी ने। ये कविता हमको बता रही है उषा के समय काल के बारे में कि कैसी दिखती है। उन्होंने तरह तरह की जो है उपमाएं दी हैं कि कैसी कैसी उषा लग रही है। ये इस कविता के माध्यम से थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि उषा होता कौन सा समय काल है। प्रातः काल से पहले का समय उषा कहलाता है, यानी कि जब आसमान में सूरज तो नहीं दिखता, लेकिन उसके उगने की जो लाली होती है वो हमें उजाला नहीं होता है, मगर आसमान पे पूरब की तरफ से जहां से सूरज निकल रहा है उस तरफ हमें लालिमा दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब पूरे 3 तरफ में आपको अंधकार दिखेगा और पूरब की तरफ से हमें लालिमा दिखनी शुरू होती है, तो वो समय होता है उषा का समय। और जैसे ही सूर्योदय हो जाता है वहां से समय शुरू होता है प्रातः काल का। तो हम उसी उषा के समय का यहां पर वर्णन देखेंगे, जिसका ये कविता है। कविता लिखी है हमारे सामने शमशेर बहादुर सिंह जी ने। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं कविता। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब यहां पर उन्होंने ये क्या चीज बोली है? सबसे पहले प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, मतलब सुबह से पहले का जो समय था, प्रात का जब उषा होने वाली थी, आसमान एकदम काला नीला, जैसे नीला एकदम शंख, गहरा नीले रंग का शंख जैसे होता है वैसे वो काला था। भोर का नभ मतलब सुबह सुबह, भोर का नभ जो सुबह सुबह है, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा था। अब रात भर क्या थी? नमी थी। तो रात में जो चौका लीपा गया था, यानी कि खाना बनाने के बाद, पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, चूल्हों पे खाना बनता था, तो रात में जब खाना बन जाता था सफाई करने के बाद, तो चूल्हे को लीप के छोड़ दिया जाता था ताकि सुबह फिर उसमें खाना बनेगा। तो वो जो लिपाई हुई थी उसकी वजह से रात भर क्या नमी रही और रात भर में वो चौका जो है वो सूख नहीं पाया और वो चौका गीला पड़ा रहा। तो अब यहां पर आप देखिए, यहां बता रहे हैं कि रात भर एकदम गहरा शंख काला था, एकदम भोर आसमान काला हुआ पड़ा था। सुबह के समय जब चौका देखा गया तो अभी वो एकदम गीला था। तो यानी कि बहुत अर्ली मॉर्निंग की बात हो रही है ये। तो इसका प्रसंग क्या होगा देखिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है, यानी कि सूर्योदय से पहले, सूरज के निकलने से पहले के समय का जो चित्रण किया है वो है। इस अंश में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया जा रहा है। अब क्या है? कवि कहता है सुबह का आकाश ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला दिखाई दे रहा है, वह पवित्र दिखाई देता है। जाहिर सी बात है, सुबह एकदम वातावरण स्वच्छ है, एकदम शांति है, सिर्फ चिड़ियों की हल्की हल्की चहचहाट आ रही है, तो एकदम जो शुद्धता का एहसास होता है वो एहसास हो रहा है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका, ये चौका अभी नमी के कारण गीला पड़ा हुआ है। तो वो उनको ये चीज इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा आकाश लग रहा है जैसे अभी कोई चौका, जब मिट्टी गीली होती है तो कैसे होती है? डार्क कलर की हो जाती है, तो वो अभी डार्क कलर की है और गीला छूटा हुआ है। आगे की पंक्तियां हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब यहाँ पे 2 उपमाएं दी हैं इन्होंने। पहला एक उदाहरण दिया है, फिर दूसरा। अब सुबह का आकाश कैसा लग रहा है उन्होंने ये बताया। बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर की जैसे धुल गई हो। उन्होंने यहां पे बताया है कि जैसे कोई एक काली सिल होती है, डार्क कलर की सिल होती है, सिलबट्टा, जिसमें मसाला पहले जमाने में पीसा जाता था, आजकल तो मिक्सी चलती है, लेकिन पहले क्या होता था? सिलबट्टा होता था जिसपे जो है मसाला पीसा जाता था, पत्थर का टुकड़ा होता था उस पे ऊपर।
तो अब क्या है, ऐसा लग रहा है खूब डार्क कलर की एक सिल है, काली काली सी, और उस पे किसी ने केसर पीसी हो और पीसने के बाद उस सिल को धुला है। तो क्या हुआ, वो जो केसर का जो लाल रंग होता है वो क्या हुआ, उस सिल पर फैल गया है। तो यहां पर काला रंग भी है और केसर का लाल रंग भी है, तो दोनों ही मिलकर जैसा रंग प्रतीत होगा वैसा ही इस उषा का आसमान, इस समय उषा के समय में आसमान दिखाई दे रहा है, अर्थात काली काला आसमान है और उस पे सूर्योदय की जो लालिमा है वो वैसी हल्की सी झलक रही है। अब दूसरा उदाहरण उन्होंने क्या दिया है, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मिल दी हो किसी ने। अब स्लेट कैसी होती, स्लेट कैसी होती, देखिए ना बच्चे स्लेट पे चौक से लिखते हैं ना, तो वो स्लेट कैसी होती है, डार्क कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। अब उस पे कोई लाल चौक से लिख दे तो क्या होगा, उस काले काले पे लाल लाल से आएगा ना, लाल लाल से निशान आएंगे। तो वो उन्होंने यहाँ पे उदाहरण क्या दिया, जैसे कोई स्लेट हो और स्लेट पर किसी ने लाल चौक से लिख दिया है, मल दिए, लाल चौक मल दिए, लिखा नहीं है, उस चौक को लिया और पूरा ऐसे ऐसे करके घिस करके उसको मल दिया, पूरी चौक लाल लाल। तो उसी जैसा वो प्रतीत होगी स्लेट, वैसा ही इस प्रातः का आसमान प्रतीत हो रहा है। तो ये दो उदाहरण इन्होंने उषा के समय के प्रस्तुत किए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। कविता के इस अंश में जो है वो सुबह का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो ये इस तरीके से है। अब इसी को हम व्याख्या देखेंगे। क्या है, कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज के ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है, ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को लाल केसर से धो दिया गया हो। अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लालिमा केसर के समान लग रही है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दिया हो। अंधकार काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया की चौक के समान प्रतीत हो रहा है। तो यहां पर दो उदाहरण दिए, जैसे हम ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं वैसा ही आसमान लग रहा है। आगे की कविता, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब क्या हुआ, अब ये उषा का समय था, अब इतने में क्या हुआ, नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय में क्या, सूरज निकल रहे हैं। सूरज, अब उनकी देह की परछाई यानी कि सूरज की जो परछाई है वो पानी में दिखाई देने लगती है। पानी में दिखेगी ना, तो पानी कैसे हिल रहा है, तो वही उन्होंने बोला नीले जल में किसी की परछाई दिखने लगती है, और वो परछाई जो है देह की परछाई हिलती हुई सी प्रतीत होती है, और इसी समय उषा का जादू टूट जाता है। अर्थात ये जो उषा के समय का सुनहरा दृश्य था वो उसी पल खत्म हो जाता है, क्योंकि सूर्योदय हो गया है। तो यहां पर जो है सूर्योदय का, जो सूर्य का जो उदय दिखाया है वो उन्होंने एक देह के माध्यम से हमारे सामने रखा है। सूर्य उदय हुआ है और उसकी जो परछाई है वो नदी में दिख रही है, पानी में दिख रही है, पानी हिलता है तो वो परछाई हिल रही है। तो उन्होंने वही बोला कि किसी की देह हिल रही है। ये जो देह इन्होंने बाद में प्रकट किया कि सूर्योदय हुआ है, सूर्य का जो है उदय हुआ है, उसी की परछाई पानी में दिख रही थी। तो ये कविता की अंतिम पंक्तियां थी। अब इसका प्रसंग क्या है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध कवि प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह है। कवि ने सूर्योदय के पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इसमें सूर्योदय का मनोहारी चित्रण किया गया है। तो बहुत ही प्यारा सा जो वर्णन है, जैसे हम पढ़ रहे हैं कितना अच्छा सा वर्णन दिया हुआ है। इसकी व्याख्या क्या है, कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफेद आभा दिखाई देने लगती है। जब सूरज निकलता है उसकी वो आभा दिखाई देती है, ऐसा लगता है मानो नीले जल में किसी की गोरी सुंदरी का देह झलक रहा हो।
कोई गोरी गोरी सुंदरी एकदम से जो है वो पानी की छाया में उसका जो है देह दिख रहा है। धीमी हवा नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। हवा के कारण क्या हो रहा है, वो धीमी हवा है तो उसका प्रतिबिंब यानी जो पानी में पड़ रहा है वो हिलता हुआ हमें दिख रहा है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। सूर्योदय हुआ और जो उषा का जो पल पल बदलता परिदृश्य था वो तुरंत ही खत्म हो गया, क्योंकि अब सूर्य का उदय हो चुका है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, उषा कभी सूर्योदय होगा तो उषा का प्रभाव कम होगा और इस तरीके से सूर्योदय हो जाता है। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र प्रस्तुत करता है। जो बोला था ना, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला है, ये बताता है कि ये गांव के परिदृश्य से रिलेटेड है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है। तो सिल का था, एक तो वो शिल्पा था, सिल अक्सर गांव में ही इस्तेमाल की जाती है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये गांव के परिदृश्य से लिया गया एक जो है शब्द चित्र है। देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। निम्नलिखित उपमानों में ग्रामीण जनजीवन की गतिशील झांकी स्पष्ट दिखाई देती है। वह सिल है राख से लिपा हुआ चौका और स्लेट की कालिमा पर चौक के रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहां रंग, गति और भविष्य की उजाला है। ये शब्द चित्र गतिशील क्रिया का संपादन करते हैं, मतलब यहां पर गति है कि यहां पर सभी चीजें दिखाई दे रही हैं। अर्थात पहले चौका लीपा जाता है, फिर सिल रखी जाती है और उसके बाद बच्चों के हाथों में स्लेट दी जाती है। तो एक चीज है कि सुबह सुबह चौका लिपा हुआ रहता है खाना बनने के लिए, फिर सिल पे मसाला पीसा जाता है उस खाने को और आगे बढ़ाने के लिए, फिर वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं अपने हाथों में स्लेट लेकर उस खाने को खाने के लिए। तो ये एक सीक्वेंस के तहत एक गतिशील जीवन का परिदृश्य कवि ने यहां पर प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। देखिए, जहां पर चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है वहां पे लहजा हमारे सामने आता है। विराम थोड़ी देर है आपका, जैसे हम बोलते हैं अल्प विराम, अर्ध विराम होता है ना, पूर्ण विराम, तो ये सब चीजें हमें रुकने के लिए बोलती। कोष्टक में लिखी गई चीजें हमें महसूस करने के लिए होती, जो चीजें कहीं नहीं जा रही मगर महसूस कर। अब गीलापन आप देख नहीं सकते मगर गीलापन आप महसूस कर सकते हैं, तो यही चीजें हमें कोष्टक के जरिए भी बताई जाती हैं। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता में नया अर्थ देता है। यह अतिरिक्त जानकारी, पंक्ति का महत्व आदि की जानकारी प्रदान करता है। राख से लिपा हुआ चौके में गीलापन स्वयं ही आ गया, परंतु अतिरिक्त जानकारी अभी भी गीला पड़ा है। मतलब वो था और अभी भी गीला पड़ा हुआ है से अधिक स्पष्ट हो जाता है कि अभी चौका पूरी तरह सूखा नहीं। मतलब ये रात में लिपा गया था तब गीला था, और अभी भी गीला का मतलब क्या है कि रात से लिपा हुआ अभी तक गीला, यानी कि रात भर इतनी नमी रही जिसके कारण चौका सूख नहीं पाया। अर्थात आकाश रूपी चौके की नमी और ताजगी की सूचना देता है कि वो चौका, गीला चौका क्या बता रहा है कि आकाश में अभी भी नमी है, ताजगी है, ताजापन है, शुद्धता है। ये सभी चीज उस गीले पड़े चौके के माध्यम से हमारे सामने उकेरा है कवि जी ने। तो बहुत ही बारीक चीजें होती हैं। कहने को तो कविता है लेकिन उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें प्रस्तुत करी जाती हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान से देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। आपका परिवेश यानी कि आप जहां रह रहे हैं उसके आसपास। देखिए, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ रहा था पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए तभी आप आंसर कर पाएंगे। अब यहां पर आप
का परिवेश, परिवेश मतलब आप जहां पे भी रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, किसी पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, मैदानी इलाके में रह रहे हैं, समुद्र तट के पास रह रहे हैं, तो आपका हर जगह का परिवेश बदला होगा। तो आपके यहाँ का परिवेश कैसा है, उसी परिवेश के हिसाब से आपको बताना है कि सूर्योदय कैसे होता है और सूर्यास्त कैसे होता है, उसका वर्णन आपको यहाँ करना है। तो देखिए, अपने परिवेश के हिसाब से आपको ये सारी चीजें आप सभी अपने हिसाब से लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखना है, कैसे लयबद्ध करना है, ये हम आपको बता सकते हैं। प्रातःकालीन सूर्य उदित हो रहा है, जो ऐसा लगता है मानो वह अपने सुनहरे वस्त्रों की रोशनी में आकाश और धरती दोनों को भर देता है। सभी अपने दिन की शुरुआत उस सुनहरी आभा से करते हैं। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है। सूर्यास्त के समय जैसे हम अपनी पोशाक बदलकर सोने जाते हैं, वैसे ही सूर्य हल्की लाल पोशाक पहनकर सोने के लिए तैयार हो जाता है। उसे देखकर सभी अपने दैनिक कार्य समाप्त कर सोने की तैयारी करने लगते हैं। तो अब यहां पर कपड़ों के माध्यम से चीज को बदल दिया गया है। आप प्राकृतिक दृश्य के माध्यम से बदल दीजिए। जैसे दूध के कटोरे में कोई जो है लड्डू डुबो रहा है, इस तरीके से आ सकता है। सूरज का डूबना समुद्र के पास कैसे होगा, दूध के कटोरे में लड्डू का डुबोना, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा इमेजिन कर लेते हैं आपके परिवेश में सूर्योदय और सूर्यास्त किस तरीके से हो रहा है। बस उस तरीके को आपको अपनी इमेजिन में डाल के निकालना है कि आप और क्या चीज अपने आसपास देखते हैं, जिस तरीके से आप उसको वर्णित कर सकते हैं। तो यहां पर इस पार्ट के सभी प्रश्नोत्तरों को हमने सॉल्व किया। प्रश्नोत्तर ज्यादा थे ही नहीं इस पार्ट में, सिर्फ 3 थे, हमने उन सभी को सॉल्व किया। कविता क्या है? प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो अब सबसे पहले हम ये समझा दें कि ये उषा होता क्या है। उषा वो समय होता है सूरज के निकलने का पहले का समय। आसमान में पूरब की तरफ से जहां से सूरज निकलता है, वहां से आसमान में आप हल्की सी लालिमा देखोगे, सूरज नहीं दिखाई देगा। एक तरफ आसमान काला है, काला है क्योंकि अभी अंधेरा है, सूरज नहीं निकला तो अंधेरा है, काला हो रहा है। और पूरब की तरफ आसमान में धीरे धीरे लालिमा दिखाई देनी शुरू हो जाती है कि सूरज से निकलने से उसकी आने वाला है, इसलिए लालिमा दिखती है। तो वो समय होता है उषा का। और जब तक सूर्योदय नहीं होता, अर्थात जैसे ही सूरज निकलता है तुरंत उषा का समय खत्म हो जाता है और वो हो जाता है स्टार्ट समय प्रातः काल का। तो ये जो उषा का समय, उस समय आसमान एक तरफ काला है और एक तरफ से हल्की हल्की लालिमा आ रही है। तो अब आपके समझ में ये चीज आ गई कि उषा का समय कैसा होता है। अब इसके हम प्रतिपाद्य को समझते हैं। प्रस्तुत कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। यानी कि जैसे जैसे चीजें बदल रही हैं वैसे वैसे चीजों को बताया है। हल्का सी लालिमा दिखती है तो क्या होता है, थोड़ी और लालिमा दिखती है तो भाई जैसे जैसे सूरज आएगा लालिमा बढ़ती जाएगी ना, तो लालिमा बढ़ रही है धीरे धीरे, वो दिखाया। और एकदम से फिर क्या हुआ, सूरज निकल आया और उषा का जो जादू था वो टूट गया। तो पल पल यानी कि सेकेंड्स में जो चीजें परिवर्तित हो रही हैं प्रकृति की, उसको शब्दों के माध्यम से एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है शमशेर बहादुर जी ने। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। प्रकृति गतिशील है, हम सभी को पता है, सूरज का निकलना डूबना, फिर तो इस तरीके से वो निरंतर चलता रहता है और इसी गति को उन्होंने शब्दों में बांधा है। कवि भोर की आसमानी गति को धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है।
इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है। यानी कि सूर्योदय क्या है, हमें जीवन देता है। अगर सूर्य ना हो तो जीवन संभव नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो सूर्य के माध्यम से हमको जीवन देने की जो बहुत ही निरंतर कोशिश है, उसको शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत भी कर रहे हैं। जो गांव की सुबह से जुड़ता है, वहां सिल है, राख से लीपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चौक के रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो अब कहने का तात्पर्य क्या है, इन्होंने जो उषा का समय है उसे कई माध्यमों से प्रस्तुत किया है। पहला क्या है, वहां सिल है, सिल पे केसर पीसा। अब सिल कैसी होती है, काली होती है, अब उस पे केसर पीस देंगे तो क्या होता है, केसर लाल लाल होता है। तो अब सिल है, काली सिल के ऊपर हल्की लालिमा, तो ये गांव का एक परिवेश हमारे सामने प्रस्तुत किया। फिर दूसरा है राख से लीपा हुआ चौका। जब रात में क्या कहते हैं खाना बनाया जाता है, सारा बनाने के बाद जो गांव में होते हैं वो जो चौका होता है उसको लीप पोत के एकदम साफ कर देते हैं। तो अभी उन्होंने क्या बोला कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला है। कहने का तात्पर्य क्या है, मौसम में अभी नमी है, जिसके कारण से जो चौका लीपा गया था वो सूखा नहीं है। फिर उसके बाद स्लेट की कालीमा पर चौक के रंग मलते अदृश्य बच्चों के हाथ। तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या प्रस्तुत किया है कि जो स्लेट होती है, काली होती है, उस पे बच्चे चौक, लाल चौक से लिखते हैं। तो उषा का उन्होंने इससे भी सिमिलैरिटी की कि बच्चे किस तरीके से छोटे नन्हे हाथ जो हैं वो स्लेट पर लिखते हैं। तो ये भी एक परिदृश्य हमारे सामने बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया है। तो अब यहाँ पर हमको ये सारे बिंब कैसे दिखा रहे हैं, हमें आप देख रहे हैं हमारे पास दृश्य बिंब भी है। हम स्पर्श बिंब, जो चौका गीला है वो हम स्पर्श बिंब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर नए नए बिंब भी उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। अब इस कविता के सार को समझते हैं, क्या बोला जा रहा है इस कविता में। कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है ना, गहरे नीले रंग का, क्योंकि कालीमा होती है। अब वो आकाश काला तो पूरा नहीं हो सकता, कैसे रहता है, बहुत डार्क कलर का, ब्लू, डार्क ब्लू जिसे बोलते हैं, तथा वह सफेद शंख सा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है। अब पूरा चौका लीपा हुआ है, ऐसा लग रहा है आसमान की वैसा लीपा हुआ है। अब धीरे धीरे सूर्य ऊपर आ रहा है तो लालिमा बढ़ रही है उसमें, जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो। कैसे दिख रहा है, जैसे काली जो सिल होती है उसको किसी ने धो दिया और उस पर लाल खड़िया मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा है। अब यहां पर क्या हुआ, नीले आकाश में, अब जल में भी आप देखेंगे तो लालिमा आपको जल में भी तो प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो अब उसकी लालिमा से क्या होता है, पानी हिलता रहता है। तो अब हिलते हुए पानी में वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई सुबह सुबह स्त्री आई हो। स्त्री मतलब एक औरत जो है वो वहां पर आई हो, तो उसका प्रतिबिंब झिलमिला रहा, गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब जो उषा का जो इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण शमशेर बहादुर जी ने प्रस्तुत किया, वो जैसे ही सूरज निकला, सूर्योदय हुआ, सूरज जैसे ही आसमान में प्रकट हुआ, उषा का ये जादू टूट गया। जो इतना सुंदर परिदृश्य हम अभी तक उषा का देख रहे थे वो सारा एकदम से समाप्त हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ उजाला हो जाता है और वो लालिमा गायब हो जाती है, जो कालीमा होती है वो भी गायब हो जाती है, सब गायब हो जाता है और उजाला हो जाता है। तो इसीलिए बोला कि जादू टूटा, उषा का जादू टूटा, मतलब ये सभी कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये हमारी कविता का प्रतिपाद्य भी था और सार भी, हमने दोनों समझाया। इस कविता को हम लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पूरा हम आपको समझा चुके हैं पहले भी, तो उसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा। अब इसी पार्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, उषा कविता के आधार पर उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ टूट जाता है। अब हमें क्या करना है, उषा कविता में जिस जादू की बात हो रही है, किस जादू की बात हो रही है, उषा की ही तो बात हो रही है। उस जादू की बात हमें लिखनी है यहाँ पर, जो सूर्योदय होते ही टूट जाता है। तो ये आप सभी इसको अपने अपने उसमें शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि भाई जब कविता अगर हमें समझ में आ गई है तो उसे लिखने में हमें कोई भी ये दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ क्या है, सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है।
भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता है। अब आप देखेंगे प्रकृति का जो भी दृश्य हो वो हर क्षण बदलता है, हर क्षण बदलता है। तो यहाँ पे उषा की बात आ रही है तो वो तो प्रति क्षण बदलेगा ही बदलेगा। यह उषा का जादू है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, नीला आकाश कैसा, शंख जो है हम लोग पूजा में रखते हैं तो वो पवित्र माना जाता है। उसी तरह नीला आकाश कैसा लग रहा है, शंख जैसा पवित्र लग रहा है। काली सिल पर केसर डालकर धोना, यानी कि जो है सिल पर केसर पीसी है और उसको धो डाला है, उसके समान बताया है। काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, बच्चों छोटे छोटे नन्हे हाथों द्वारा जो काली काली स्लेट होती है उस पर खड़िया मल दी जाती है, ऐसा आसमान प्रतीत हो रहा है। नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगता है। तो वो परिदृश्य भी कैसा लग रहा है, उषा के जादू के समान लग रहा है। सूर्योदय होने के साथ ही दृश्य समाप्त हो जाता है। सूर्योदय जैसे हुआ दृश्य समाप्त हो गया। तो अब जो भी चीज आप इसको अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाहोगे तो कविता के शुरू से लेकर अंत तक जो जो परिदृश्य परिवर्तित हो रहे हैं उन्हें आप लाइन वाइज अपनी भाषा में लिख सकते हैं। उसको आपको ऐसे करना है। अब है प्रश्न संख्या 2। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। स्लेट पर या लाल खड़िया मल दी हो, स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। अब इससे कवि हमको क्या कहना चाहता है आपको ये बताना है। कविता हमने समझाई है तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए कवि कहता है कि सुबह के समय अंधेरा होने के कारण आकाश स्लेट के समान लग रहा है। स्लेट कैसी होती है, काली होती है ना, तो वो कैसा लग रहा है, स्लेट के समान काला लग रहा है। उस समय सूर्य की लालिमा युक्त किरणों से ऐसा लगता है। अब सूर्य की युक्त जो लालिमा आती है तो उससे क्या लगता है कि जैसे किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी हो। तो आसमान काला तो वो स्लेट हो गई, सूर्य की लालिमा क्या हो गई, वो हो गई लाल चौक खड़िया। कवि आकाश में उभरे लाल लाल धब्बों के बारे में बताना चाहता है। तो लाल लाल लालिमा जैसे ही आती है, आप देखेंगे कभी भी उषा का परिदृश्य आप लोगों ने देखा होगा तो कैसा होता है, उसी तरीके से उस लालिमा के बारे में जो है कवि बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 है, क्या है, भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी गई है, क्यों। भोर का जो नभ है यानी कि सुबह सुबह का जो आसमान है उसे कैसा बताया गया है, राख से लीपा और गीला हुआ, गीला गीला बताया गया। ऐसा क्यों किया गया है, क्या कारण है इसका। तो क्या है, कवि कहते हैं कि भोर के समय ओस के कारण आकाश नमी युक्त और धुंधला होता है, क्योंकि आप देखते हैं ना हल्का हल्का सा फॉगी होता है, तो वो धुंधला सा लगता है और नमी रहती है, एटमॉस्फेयर में ओस रहती है ना, तो वो नमी रहती है, इसीलिए उन्होंने इस चीज को बोला है कि राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, एटमॉस्फेयर में नमी है। राख से लीपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है। जब चौका लीपा जाता है ना तो मिट्टी होती है, मिट्टी जब गीली होती है तो कैसी डार्क कलर की हो जाती है, सूखने पे लाइट होती है ना, तो चौका भी कैसा गीला रहता है। दोनों का रंग लगभग एक जैसा होता है, आसमान का और गीले चौके का रंग एक जैसा रहता है। होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरे चौके को लीपे जाने में वह स्वच्छ हो जाता है, इसी तरह भोर का नभ भी पवित्र होता है। अब जब पूरा दिन खाना बन जाता है, खाना बनने के बाद उसको साफ करके लीप दिया जाता है, तो अब वो जो लिपा हुआ जो चौका होता है वो साफ स्वच्छ एकदम निर्मल लगता है, बहुत प्यारा लगता है देखने में। तो उसी तरीके से क्या होता है, भोर का नभ भी बहुत ही ज्यादा स्वच्छ लगता है, साफ सुथरा एकदम सा लगता है। अब प्रश्न संख्या 4 है। 4 में क्या दिया गया है, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों। अब किस किस से की गई है आपको वो सभी बताने होंगे, और क्यों की गई है उन सब के रीजंस भी आपको बताने पड़ेंगे। तो क्या दिया, उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लीपे हुए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नम और धुंधला होता है, इसका रंग लाख से लीपे हुए चौके जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने एक से कल्पना की है, फिर स्लेट से भी करी है।
स्लेट से करी है, सिल से करी है, तो जो जो चीज़ें जिस जिस तरीके से हैं आप उन तरीके से यहाँ पर पैरावाइज एक एक करके एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो एक का भी दे सकते हैं, अगर उन्होंने बोला 2 से तुलना करनी है तो आप 2 की तुलना भी बता सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर्स करने हैं। आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको करना है। देखिए, क्वेश्चंस कई तरीके से इधर उधर करके पूछे जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिए गए वही क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो आपको सबसे पहले पोएम अच्छे से समझनी है, तो इस पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करा चुके हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा। लेकिन अब ये जो वन शॉट रिवीजन है सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स में आपके लिए रेडी किए जा रहे हैं। तो ये आपको मिलेंगे कहाँ? इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि वन शॉट करके यहाँ पर दिया है, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वन शॉट रिवीजन के सभी क्लासेस आपके सामने आएंगे। देखेंगे आप 9, 10, 11, 12 सभी सामने। तो आप 10th में, सॉरी आप 12th में कर रहे हैं। तो जैसे ही आप 12th में यहाँ पर क्लिक करेंगे, 12th क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, आप ये देखेंगे कि इसका फुल चैप्टर सभी सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। 12th के जितने भी सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है या आपका जो भी एग्जाम होने जा रहा है उससे रिलेटेड आपको पढ़ना है, तो आप वो सब्जेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या हो जाएगा, उसमें जितने भी वन शॉट जितने भी चैप्टर्स हैं सभी अवेलेबल हैं। आप चैप्टर क्लिक करेंगे, आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपने रिवीजन को कंप्लीट करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये करेंगे तभी तो हम आपके लिए नई नई चीज़ें और भी लेते आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।